अब मिड कैप स्मॉल कैप इन पर थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें फिर से नए ऑल टाइम हाई बनने के रुझान नज़र आने लगे हैं। अभी बना नहीं है मिड कैप में, लेकिन रुझान उस तरह के बनने लगे हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे रणनीति क्या रखनी चाहिए? राजू जी, ऐसा है कि मिड कैप तो आपका अनु मलिक को मिल के आया है और बोलता है आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि आग जबरदस्त लगाएगा ये। मुझे जो इसका 60 प्लस का टारगेट है ना, जो कि फाइनल साइकिल का टारगेट मैंने रखा है, फाइनल, वो भी लग रहा है ये अचीव हो जाएगा। तो अभी मोमेंटम बहुत है मिड कैप में, और मिड कैप में आप ऐसा समझें कि टारगेट बड़े बहुत ही फास्ट अचीव होते हैं। कब होके कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मिड कैप इंडेक्स मुझे लग तो रहा है कि 60 हो जाना चाहिए, 60 क्रॉस भी कर सकता है। अभी तक तो इनका पूरा का पूरा वैसा चांस बना हुआ है। ओके। तो वैसे में फिर सवाल है कि करना क्या है मिड कैप में, और अभी इसी को लेकर के एक सवाल रवि सक्सेना जी का है कि मिड कैप 100 मंथली आरएसआई देखें तो 87 पे है। पिछली बार ये पिक आउट हुआ था आरएसआई 85 पे 2008 में, और उसके बाद 60% की गिरावट आई थी। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक फोरकास्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या ऐसा खतरनाक परिदृश्य सोचने की जरूरत है अभी? देखिए, बहुत ज़रूरी है सोचना, लेकिन रवि जी, सबसे ज़्यादा सक्सेना जी समझना ये होता है ना कि जितनी भी हिस्ट्री होती है, उसको करंट मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से समझना चाहिए। देखिए, बहुत बारी बहुत लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि देखिए, कैपिटल गेन टैक्स अगर बढ़ गया तो पिछली बारी आने वाले समय में बहुत सेलिंग आ गई थी। बात तो सही है, उसमें सेलिंग आ गई थी। लेकिन पहले का मार्केट एफआईआई डोमिनेटेड मार्केट था, हमारा डोमेस्टिक लिक्विडिटी वाला इतना मार्केट नहीं था। तो सेलिंग क्या आगे जाके आ सकती है? आ सकती है, ना कौन कह सकता है। लेकिन अब मार्केट, मान लीजिए कि आपका बजट डे को क्या था मार्केट, अ, बजट वाले दिन अब निफ्टी समझे कि उसने लो बना दिया 21,000 का। अब 21,000 का निफ्टी 26,000 पहुंच के वापस 20,000 आ जाए और हम उसको बोलें कि भाई ये कैपिटल गेन के कारण सेलिंग आ गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब लॉजिक नहीं बनता ना इसका। तो अच्छा, अभी जो भी आपका एक बार फिर आपने चुनाव वाले दिन को बजट वाला दिन बोल दिया, अगर नहीं, नहीं, 21,000 नहीं, की नहीं, बात कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छा, अभी वो आपने मंथली डेटा पे आ गया, सॉरी, 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 मैं मंथली डेटा पे चला गया, उन्होंने मंथली आरएसआई बोला तो सॉरी। 24,000। तो हाँ, तो 24,000 की चीज़ अगर 26,000 पहुँच जाए पहले, और उसके बाद आपको 22,000 21,000 भी पहुँच जाए, तो इसको हम नहीं कह सकते ना कि कैपिटल गेन्स के कारण सेलिंग, वो भी सोच समझ के 1-2 महीने के बाद सो के उठ के आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, हिस्टोरिकल डेटा तो हम एनालाइज़ करते ही हैं। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा को हमेशा, जो आपके पास जो करंट बाउंड्री कंडीशंस है ना, उसके साथ रीड करना पड़ेगा। अदरवाइज हिस्टोरिकल डेटा फिर आपको हिस्ट्री ही नजर आएगा। कई कितनी हिस्ट्री पिछले 10 साल में बदल चुकी है आपके मार्केट की, कोई हिस्ट्री मैच नहीं कर रहा है। आप, ये शायद 10वां साल है ना हमारा, करीब करीब अगर हम देखें तो 10वां या कौन सा साल है जिसमें हमारा निफ्टी अभी चले ही जा रहा है, और एक बारी भी रेड कैंडल नहीं बना है। मैं एक बारी जस्ट कंफर्म कर लूं कितना साल हो गया यहाँ पे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ ईयर है। ओके, और उसके पहले भी जाके देखें, 2015 में तो एक छोटू सा रेड कैंडल, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वो डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि 12 साल, 13 साल, कभी आप इतिहास में जाके पूरे बीएससी का चार्ट निकाल लीजिए और पूरे 90 के आसपास से एनएससी का निकाल लीजिए और बताएं कि कभी 12-13 साल आपने ग्रीन कैंडल्स देखे हैं। तो ये चीजें बदलेंगी ना, क्योंकि आपका जो, क्या बोलते हैं उसको, परिप्रेक्ष्य, वो वही बोलते हैं ना, वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? अब इसे मैक्रो पे जाना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, हम निकल रहे हैं कहाँ, हम एक तरह से अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग होके अभी डेवलपिंग के थोड़ा ऊपर स्टेज में जा रहे हैं। तो आपका मार्केट भी ना नेचर चेंज होगा, बिकॉज आपके पास क्या है, सरप्लस इनकम बढ़ेगा। सरप्लस इनकम बढ़ेगा तो आपके रिस्क एसेट क्लास को सपोर्ट करेगा,
और रिस्क एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसमें लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है और लिक्विडिटी रिस्क भी कम रहता है, वो आपका इक्विटी होता है। तो डायनामिक्स चेंज होंगे तो ये 12 या 15 साल भी ऊपर चल सकता है, क्योंकि हमारा अभी 2500 साढ़े 2700 पर कैपिटा जीडीपी है, कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, अपने ओल्ड डेटा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको हमेशा करंट मार्केट एनवायरनमेंट की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, उसमें रख के एनालाइज़ करेंगे, तब दिक्कत नहीं होगी। अब बातें हैं आपका आपने जो मुझे बोला कि 87 पे आरएसआई है, देखिए आरएसआई एक रिलेटिव चीज़ है। कभी आपको 70 के ऊपर ही डर लगने लगेगा, कभी आप बोलेंगे कि 80 के ऊपर फोमो हो जाएगा, कभी बोलेंगे कि 90 पे डर लगेगा। ये रिलेटिव चीज़ है। जब तक ये रिवर्सल नहीं हो जाता है, इसका एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, 70 पे डर लगना चाहिए, 80 पे बहुत डर लगना चाहिए और 90 पे तो ऐसा डर लगना चाहिए जैसे शेर आ गया है, आपको देख के भाग जाना चाहिए, कुछ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर बनता है थियोरेटिकली, बाकी उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाना चाहता है, जिसके भागे का गेन है दे दो। लेकिन सेफ होके बाहर निकल जाना चाहिए। जी। तो अभी इस आरएसआई पे जो उनका ऑब्जर्वेशन है, ये तो मैंने डेली चार्ट पे लगा रखा है, लेकिन जो उनका ऑब्जर्वेशन है, क्या वो सही है कि आरएसआई अपने पिछले पीक के एकदम करीब पहुंच गया है? हुँ, देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है और ये इसको ब्रीच भी करता है। इसको ऐसा नहीं है कि इसने ब्रीच नहीं किया है। जी, अब ये ये मंथली चार्ट पे दिख रहा है 84 आरएसआई। हाँ, तो ये 86-87 ठीक है, यहाँ तक जाता है। कभी 90 देखिए आरएसआई तो क्या है थियोरेटिकली आपका 100 तक भी जा सकता है ना, 100 के ऊपर नहीं जा सकता है। रोलिंग देखते हैं इसको। तो इतिहास बनते भी हैं। हो सकता है कि 87 का 90 हो जाए, कौन जाने? लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि मंथली पे अगर 80 के ऊपर है, तो या तो आपको बहुत पैसा बना के देने वाला है, बिकॉज़ फोमो में है आप, कंप्लीट फोमो में है। लेकिन पैसा कैसे बनेगा उसका तरीका बुधवार को भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। इस फ़ेज़ में पैसा कैसे बनेगा और बनेगा, पैसा बनेगा। लेकिन सेफ्टी नेट के साथ आपको ये आरएसआई का लेवल ये कहता है कि इस फ़ेज़ के पैसा जो बनने का पेस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेग वेग जो पेस होता है, वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए उससे आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम आपको अपनी सेफ्टी भी एंश्योर करनी चाहिए, दोनों काम साथ-साथ करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए मान लीजिए कि आप कहीं पे नदी के किनारे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि भाई कब फ्लड आएगा, मुझे फ्लड देखना है, फ्लड देखना है। फ्लड देखने के लिए आप खड़े रहिए, लेकिन आप हमेशा ना एक मार्कर लगा लीजिए कि पानी वहाँ पे आए, तो फ्लड उसके बाद देखना नहीं है। जूता-वूता सब निकाल के भागना है पीछे दौड़ के और इतनी तेज़ी से भागना है कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है। वो वाला पॉइंट भी तैयार रखना चाहिए। जी। लेकिन इसी आरएसआई डेटा को देखते हुए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, ये अगर हम देखें 2015 में, जनवरी 2015 में आरएसआई पहुँच गया था 80 के पास। वहाँ इसने आरएसआई का एक पीक बनाया, लेकिन आरएसआई वहाँ से ज़रूर कूल ऑफ हुआ, लेकिन प्राइसेज़ बहुत कूल ऑफ नहीं हुए और उसके बाद वहाँ से अगर ये 13,000 के आसपास नज़र आ रहा था 80 के पीक पे, तो उसके बाद फिर वापस हमें ये 21-22 हज़ार के आसपास नज़र आया, तो 13 से 22 का हुआ। उसके बीच में आरएसआई का उतार-चढ़ाव हुआ। मार्केट में हमें मिड कैप शेयरों में वैसा कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखा, लेकिन हाँ, एक कंसोलिडेशन के बाद फिर वापस बहुत तेज़ चाल दिखी। तो ये एग्ज़ाम्पल अगर हम याद रखें तो फिर क्या अनुमान लगाया जा सकता है आज की स्थिति में? नहीं राजीव जी, देखिए हमेशा मल्टी फैक्टर मॉडल पे जाइए। आरएसआई एक वन सिंगल इंडिकेटर है जो कि ट्रेड का इंडिकेटर है। सबसे सुंदर इंडिकेटर आपका वैल्यूएशन का इंडिकेटर होता है और वैल्यूएशन में भी आपको बहुत ही बारीकी से रनिंग एंड फ्यूचर विथ सम डिविएशन, इसको भी समझाता हूँ। मैं तो बहुत सिंपल काम करता हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती नहीं हैं। कुछ नहीं भी है तो एक रफली जो आपको ग्रोथ प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं ना, ईपीएस के 15% के सब जगह मिल रहे होंगे, करेक्ट है ना? 15 में एक्सपेंशन कितना हो सकता है? 20%, 18 हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन कितना हो सकता है? 20%, 12 हो सकता है। ये रेंज निकाल लीजिए और इस रेंज के हिसाब से वैल्यूएशन निकाल के उसको भी आप इस डेटा में बेक इन कीजिए। अगर आपका आरएसआई ऐसा है कि आपका वैल्यूएशन 27-28 ट्रेलिंग मल्टीपल पे चला गया, 22 के ऊपर 1 ईयर फॉरवर्ड चला गया,
आपके आरएसआई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा जब करेक्शन होगा। लेकिन अगर वो वैल्यूएशन ही 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड है या 22 टाइम्स, 23 टाइम्स ट्रेलिंग है, तो आपका आरएसआई भी बहुत जल्दी कूल ऑफ हो जाएगा। इसलिए एक डेटा को देख के आप नहीं डिसीजन ले सकते, एटलीस्ट मैं नहीं ले सकता। तभी आपको बोलता हूँ ना, मेरा डेटा बहुत खिचड़ी है, उसमें कब किस चीज़ को मैं प्रायोरिटी देता हूँ मुझे नहीं पता। मल्टी फैक्टर मॉडल आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि आरएसआई का कितना डीप कट हो सकता है और कहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। बिकॉज़ फिर रिपीट करूँगा इस चीज़ को मैं, मार्केट का पीक समझने के लिए कोई पीक आज तक समझ नहीं पाया है मेरे हिसाब से, लेकिन पीक के पास से भागना कब है वो समझने के लिए टेक्निकल लगेगा। और जब मार्केट गिरेगा, चाहे वो कोविड हो, चाहे 2008 हो, चाहे वो डॉट कॉम का हो, किसी समय का मार्केट गिरा हुआ आप उठा लीजिए, अगर आप पे टेक्निकल ने संभाल लिया हो तो 50 नहीं 500 टेक्निकल लेवल आपको मिलेंगे, कोई संभाल नहीं पाएगा। वैल्यूएशन आपको आइडिया देगा कि अब स्लोली एंटर करो। तो गिरता जब है ना, तो उस समय वैल्यूएशन को आप बहुत ज़्यादा अभी भी दीजिए वैल्यू, लेकिन जब आप खरीदेंगे तो वैल्यूएशन ही आपको एक आइडिया देगा कि हम कितने सेफ रह सकते हैं। 20% और जा सकता है कि 30% और जा सकता है, वही बताएगा, टेक्निकल्स नहीं बताते। तो मैं हमेशा पीक की तरफ टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा वहाँ से। और जब गिरने लगता है तो फिर मैं अपने फंडामेंटल का वेटेज ज़्यादा करता हूँ, तो उससे मुझे पता चलेगा कि एंट्री अब मुझे कब शुरू करनी है। जी। अच्छा, ये सारी बातचीत जो हमने की, इसमें मतलब शायद कुछ लोगों को लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया है, और हमारे एक दर्शक हैं मनंदा, इन्होंने पूछा है आरएसआई क्या होता है? तो हमने आरएसआई की चर्चा तो कर ली, लेकिन अब बहुत सारे लोग शायद जानते ही ना हो कि आरएसआई होता क्या है? देखिए, पहली चीज़ ना मन मनंदा। मनंदा खेलकर, हाँ, देखिए मत पड़िए आरएसआई के चक्कर में, उसके लिए बोलेंगे तो अलग क्लास लगा देंगे। देखिए हमारा काम क्या है, 150 इंडिकेटर बन गए। अब आप फिर मुझे बोलेंगे कि गजब एग्ज़ाम्पल लेता है। देखिए, एक होता है डॉक्टर और एक होता है पीछे डॉक्टर के साइंटिस्ट। डॉक्टर साइंटिस्ट जो होता है वो दवाई बनाता है और डॉक्टर जो होता है वो दवाई लिखता है। दोनों का अलग-अलग काम है। काम डिफाइन कर लीजिए कि आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जाना है। हमको आरएसआई का इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बनता कैसे है, वो आप गूगल पे जाइएगा, आपको पूरा फ़ॉर्मूला मिल जाएगा आरएसआई का बनाने का, उसकी चिंता आप ना करें। चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए, मेरा रोल जो है डॉक्टर का है, मेरा रोल डॉक्टर साइंटिस्ट का नहीं है। मैं आपको पाउडर और टैबलेट बना के नहीं देता। कौन-सा टैबलेट कब खाना है वो बताता हूँ। तो हमको डॉक्टर के रोल में रहना चाहिए। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो 70 के पास कुछ लोग कहते हैं ओवर वैल्यू होने लगता है, कुछ कहते हैं 80 के पास ओवर वैल्यूड होता है, कुछ कहते हैं 90 के पास। मेरी डेफिनिशन भी आपको अलग लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि आप स्टॉक और इंडेक्स देखिए कौन कितना एग्रेसिव है। एग्रेसिव कैसे समझेंगे? बीटा। जो लो बीटा स्टॉक है, वो शायद हो सकता है 70 के पास ही ओवर वैल्यू हो जाए। जो हाई बीटा है या मॉडरेट बीटा जो है या मॉडरेटली हाई बीटा है, हो सकता है वो 80 के पास ओवरबॉट हो, और जो एक्सट्रीमली हाई बीटा है या स्मॉल कैप्स हैं, हो सकता है 90 के ऊपर भी छलांग लगा के आते हों। तो इसका आप एक सिंपल डेफिनिशन नहीं बना सकते, इसको आपको हर स्टॉक पे इम्पोज करना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट देता है। उस हिसाब से उस स्टॉक को फॉलो कीजिए। 70 टू 90 का रेंज होता है, जहां आपको लगता है कि ओवरबॉट हो रहा है उसके बाद बाहर निकल जाइए। स्टॉक स्पेसिफिक इसको आप बना के देखिए, लेकिन रेंज यही होता है, इंटरप्रिटेशन यही होता है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है, 70 के ऊपर चला भी जाए तो घबराने का नहीं है, हो सकता है कि और तेज हो बाजार। जब वापस रिवर्सल मार के अपने बेस के नीचे आए तब बोलते हैं कि अब कूल ऑफ होगा, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है तब तक देर हो जाती है, इसलिए 70 80 90 पे ही अपने को संभाल लीजिए। जी। अब जब ऐसे कुछ थोड़े बेसिक्स को समझने की बात चली है, तो उसमें फिर लीजिए अगला सवाल भी पाठशाला का है आपके पास। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, इसको पहचानने के सबसे बड़े इंडिकेटर्स क्या हैं? हुँ। देखिए, सबसे सिंपल आरएसआई को ही रखिए आरएन कल्ले साहब, बिकॉज़ अब फिर आप कह सकते हैं स्टोचैस्टिक में जाएँगे, बहुत सारी चीज़ों में जाएँगे, नहीं जाएँगे। सिंपल रखिए, एक चीज़ को पकड़िए, उसको अच्छे से समझिए। अब आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स लगा लीजिए, उस पे आप आरएसआई लगाइए, ओके? आप उसका डेफिनिशन बना दीजिए, 50 का मीडियन लाइन डाल दीजिए, ओके? 50 के ऊपर आप मिनिमम 5 पॉइंट्स का रेंज रख दीजिए, 50 टू 55 न्यूट्रल, 50 टू 45 न्यूट्रल। अब आप पे डिपेंड करता है, 50 टू 60 करना चाहते हैं न्यूट्रल या 50 टू 40, सब स्टॉक स्पेसिफिक होगा। आप मान सकते हैं कि 55 या 60 के ऊपर स्ट्रेंथ गेन करेगा, 70 के ऊपर ओवरबॉट हो सकता है।
या 80 के ऊपर ओवरबॉट हो सकता है या 90 के ऊपर, वो जैसा आपका स्टॉक बोले। और जब रिटर्न होगा वहाँ से, तो जब भी आपका लेवल टूटेगा 70 के ऊपर से ही नीचे आ गया, 70 के ऊपर जाके 70 के नीचे आ गया, तो आप थियोरेटिकली मान लीजिए कि ओवरबॉट हो गया। लेकिन 70 के ऊपर 80 चला गया, 80 क्रॉस करके फिर 80 के नीचे आया, तब मान लीजिए कि ओवरबॉट हो गया। कहीं डिसीजन लेने के लिए कुछ चाहिए, वो हो जाएगा। 80 पे भी नहीं रुका, 90 चला गया, तो 90 के नीचे वापस आ जाए, तो मान लीजिए कि ओवरबॉट हो गया, इधर से हो गया। अभी स्ट्रेंथ वेन कब होगा? 45 के नीचे मान लीजिए कि स्ट्रेंथ वेन होना शुरू होगा। कहाँ तक जा सकता है? 30 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। ओके, तो नीचे में नॉर्मली माना जाता है कि 20 के पास काफ़ी चीज़ें बिकवाली हो गई, वहाँ तक फिर ओवर सोल्ड हो सकता है। लेकिन फिर आपको मेरा बीटा कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। 20 के नीचे घुस गया तो हो सकता है और दबा के सेलिंग हो जाए, फिर 10 पे पहुँच जाएगा। 10 पे पहुँच जाएगा तो फिर जो ऊपर कॉन्सेप्ट लगाया था ना, उसको आप मिरर इमेज बना दीजिए, उल्टा चलिए। 10 पे चला जाए तो हो सकता है कि ओवरसोल्ड हो, वहाँ पे जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन साहब बहुत ध्यान रखिएगा, आरएसआई एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आपको आज 90 दिखेगा, अगर वहीं पे 15 दिन, 20 दिन वहीं प्राइस रह गया ना, मूव नहीं हुआ, तो ऐसे ही वो कूल ऑफ होके 80 हो सकता है। तो आपको लगेगा भाई हम तो बेच के वहाँ पे रह सकते थे। भाई उस दिन प्राइस ही नहीं मुड़ा, तो आपका 10 दिन का डेटा ऐड हो गया ना, रोलिंग डेटा है। तो वहीं पे कूल ऑफ हो सकता है। तो तरीका तो यही है इसको समझने का, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड का। अब इसको हर स्टॉक पे लगा के समझिए। जी। तो हमने बात शुरू की थी कि आरएसआई क्या होता है, उसमें सवाल जुड़ गया ओवरबॉट, ओवरसोल्ड क्या क्या होता है, और फिर अब ये मिला-जुला सवाल हो गया कि आरएसआई क्या होता है और इससे हम कैसे समझें कि कोई इंडेक्स या कोई शेयर जो है, वो कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो अब इसमें एक चीज़ है, जो आप कह रहे हैं कि प्राइस में मूव हुए बिना आरएसआई में परिवर्तन आ सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलना शुरू हो सकता है, बावजूद इसके कि प्राइस वहीं पे स्टैग्नेंट रह जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है आरएसआई के पैमाने से, तो वो एक्शन पॉइंट नहीं है, एक्शन पॉइंट तब है जब ओवरसोल्ड हो गया, जैसे ऊपर ओवरसोल्ड हो गया, माफ़ करिए, नीचे ओवरसोल्ड हो गया, जब वो वापस प्राइस भी ऊपर चलने लगे और ओवरसोल्ड सिचुएशन भी दिख रहे, तब हम एक्शन पॉइंट लेंगे। और उसी का उल्टा, अगर ओवरबॉट हो चुका है तो सिर्फ वहां पे नहीं, यानी अगर किसी को हम 80 के ऊपर ही ओवरबॉट मान रहे हैं, तो 80 के ऊपर पहुंच गया आरएसआई, वहीं पे बेच दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जब प्राइस भी अकॉर्डिंगली नीचे आना शुरू हो जाए और ओवरबॉट दिख रहा है आरएसआई, तो वहां पर एक्शन पॉइंट बनेगा हमारा। यही तो प्रॉब्लम है राजीव जी की, अगर मैंने इन सब पे किताब लिख दी तो मेरी किताब कभी बिकेगी ही नहीं, बिकॉज़ मैं सिंपल वाली ऐसी चीज़ें नहीं लिखूँगा। देखिए, अब अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो एक ट्रेडर ना हर इंडिकेटर पे अलग-अलग ट्रेड सेट कर सकता है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जब मैं कराता था, तो उस समय क्या था, आपको अलग-अलग इंडिकेटर समझने हैं। एक इंडिकेटर पे आपको क्या ट्रेड बिठाना है, तो उस इंडिकेटर के हिसाब से आप बना सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आप आरएसआई का ले लें। मान लीजिए कि मैंने बोला 20 पे, अगर 20 पे गया आरएसआई और 20 से पलट के 22 हो गया, तो मान लेते हैं कि ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। अब यहाँ से खरीदारी कर लेते हैं और 18 आरएसआई का हम स्टॉप लॉस रख देते हैं, क्योंकि ये आरएसआई ट्रेड है, तो ध्यान रहे आरएसआई के हिसाब से ही सब काम होगा। या दूसरा हो गया, आरएसआई में भी डबल बॉटम बनता है, आरएसआई में भी डबल टॉप बनता है, तो हमारा एक दूसरा मेथड क्या चला जाएगा आरएसआई पे? आरएसआई पे ही मैं अलग 2-2 अलग-अलग फ़ॉर्मूला चलाऊँगा एल्गो। एक आरएसआई पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो आपको समझाया। अब मान लीजिए कि 18 आरएसआई टूट गया, तो मेरे लिए क्या है, ये ट्रेड खराब हो गया, क्योंकि ये ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है, ये और तेज़ी से गिरेगा। अब जाएँगे कहाँ? 10 पे जाते हैं आरएसआई पे। 10 पे जाके टच करके पलट गया, ट्रेड क्या बनेगा? 10 से 12 हो गया, मतलब मान सकता है मेरा सिस्टम कि अब यहाँ से ये ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ से बाइंग आएगी। तो 10 के बाद 12 हो गया आरएसआई, तो खरीदारी, और 8 आरएसआई अगर हो गया तो स्टॉप लॉस बन सकता है हमारा। तो इस तरह से आप आरएसआई का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का ट्रेड बना सकते हैं। अब आरएसआई के पैटर्न पे आ जाइए। हर पैटर्न जो आपका कैंडल में बनता है ना, वो पैटर्न आप चाहें तो रीड कर सकते हैं आरएसआई में। आरएसआई में ट्रेंड लाइन भी लगाए जाते हैं, हर चीज़ बन सकता है वहाँ पे। अब आरएसआई का दूसरा मॉडल बनाइए, आरएसआई का डबल बॉटम और डबल टॉप वाला मॉडल बनाइए। अब देखिए आपके निफ्टी में ही डबल टॉप डबल बॉटम वाला आरएसआई निकल जाना चाहिए, इसका भी बनता होगा। तो उसमें भी आप कर सकते हैं काम, क्योंकि देखिए आप अब अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका आरएसआई क्लोज टू डबल टॉप पे आ रहा है।
मंथली वाला में। थोड़ा-सा और इसको क्लियर करना होगा, ये वाला चार्ट में मेरा डेटा बहुत क्लियर नहीं होता है। तो अब डबल टॉप आरएसआई बन गया, तो जब डबल टॉप बन गया उसके बाद वहाँ से टर्न होता है, तो मान लीजिए जब डबल टॉप बन गया तो आपका डबल टॉप पे सेल का आरएसआई का ट्रेड बन जाएगा और डबल टॉप के ऊपर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस होगा। वैसे ही डबल बॉटम आरएसआई का ट्रेड बन जाएगा, जब डबल बॉटम बन गया और वहाँ से रिवर्सल हो गया, तो डबल बॉटम आपका सपोर्ट हो गया, उसके नीचे आरएसआई का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग ट्रेड कीजिए। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी आप आरएसआई से कर सकते हैं, आरएसआई से आप पैटर्न के ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आप आरएसआई एज एन इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही आप आरएसआई के साथ अलग चीज और चीजों को मिक्स करेंगे, आपका व्यू चेंज होगा। बिकॉज अगर मैं जो खरीदना शुरू करता हूँ, आरएसआई 10 पे जाता है और मैं जिस तरह के स्टॉक्स निकालता हूँ, मैं उसके वैल्यूएशन पे चला जाता हूँ। लोग 20 के नीचे बेचते हैं, मैं 20 के नीचे दबा के खरीदना शुरू करता हूँ। तो अपना अपना व्यू है, क्योंकि मैं आरएसआई ट्रेड नहीं कर रहा ना, मैं आरएसआई को यूज कर रहा हूँ मेरे फंडामेंटल स्टॉक्स की ओवरसोल्ड सिचुएशन जानने के लिए, और कहाँ जाके इनका पूरा पाप धुल सकता है और मुझे सस्ती से सस्ती चीजें मिल सकती हैं। तो आप बेचेंगे, मैं उसमें खरीद के बना सकता हूँ पैसा, तो उस पे भी बात हो सकती है। जी। अच्छा, जो आप डबल टॉप की बात कर रहे थे आरएसआई में, तो निफ्टी का मंथली चार्ट उसमें आरएसआई लगा हुआ है। अब आप चाहें तो इसको समझा सकते हैं। राजीव जी, सबसे सुंदर आपके पास डबल बॉटम का चार्ट है। आप देखिए 2017 के पहले का बॉटम और 2020 के पास का बॉटम, और वहां से निफ्टी का मूवमेंट देखिए। बस थोड़ा ही सा है ना, मतलब थोड़ा हो सकता है इसका एक पैर टेढ़ा है चारपाई का, जी, लेकिन अब देखिए फिर यही आपके पास बिल्कुल। एग्जाम्पल मिल गया। और क्या अब यहाँ पे ये 80 के पास ये डबल टॉप बन सकता है इसका? पहले भी बना था, आप देखें वहाँ पे। हाँ, टॉप बना था, लेकिन वो मुझे साल दिखाएं कौन सा है, वो है नहीं, थोड़ा पीछे जाइए, बस रुक जाइए, 2021 का साल है राजीव जी, 2021 में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे करेक्शन होगा, लेकिन 2021 में आपका अर्निंग्स ऐड होना शुरू हुआ होगा, एंड देयरफॉर आपका ये करेक्शन ज्यादा लास्ट नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट बीइंग आरएसआई आपका कितना महंगा है, आप देखें वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कैसी रैली आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैल्यूएशन को अलग रख के नहीं सोचा जाना चाहिए। ये पॉइंट मेरा बिना बिना माथाफोड़ी किए हुए प्रूव हो रहा है, आप देखिए। जी, बिल्कुल। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि 2021 में जो टॉप बना आरएसआई का, वहाँ से ये कूल ऑफ होकर के न्यूट्रल पॉइंट तक आया। मतलब ये नहीं हुआ कि सोल्ड ओवरबॉट था, वहाँ से ओवरसोल्ड तक वापस जाए, नीचे तक जाए। बीच से इसने पलटी मार ली। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किताब लिखूंगा तो बिकेगा क्यों नहीं। चलिए, तो आरएसआई पर आज काफ़ी डिटेल्ड हमने समझने की कोशिश कर ली। बहुत सारे दर्शकों को इससे फ़ायदा होगा और बहुत सारे दर्शक जो हैं, वो सिर खुजा रहे होंगे कि आज ये लोग क्या बातें करने लग गए, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रही। अच्छा, इस सारी बातचीत के बीच में हम कहाँ रह गए, तो हम रह गए स्मॉल कैप को समझने में। तो निफ्टी स्मॉल कैप, इसे हम वापस ले आते हैं अपने डेली चार्ट पे, और यहाँ से हम अपने आरएसआई को कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए। अब बताइए, निफ्टी स्मॉल कैप क्या करने जा रहा है? ये देखिए, जैसे होता है ना गोल्ड और सिल्वर का, सिल्वर ट्रेल करता है गोल्ड को, तो अब ऐसा समझें कि निफ्टी स्मॉल कैप, तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का रिश्ता तो ऐसा है जैसे छिपकली और उसकी दुम का है, कट भी गई तो धीरे धीरे ग्रो हो जाती है, अगर समय मिला उसको तो आप समझें कि मान लीजिए कि अगर मिड कैप ठीक जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका स्मॉल कैप भी, उसका पूंछ है, ग्रो हो जाएगा, ये ट्रेल करेगा। यहाँ का इंडिकेटर हमें नहीं मिलेगा मिड कैप से, हमें मिड कैप को रीड कर, सॉरी, यहाँ का इंडिकेटर हमें स्मॉल कैप से नहीं मिलेगा। मेरा अंदाजा ऐसा है कि हमें मिड कैप को रीड करना पड़ेगा और स्मॉल कैप पे व्यू लेना पड़ेगा, और मैं व्यू यही ले पा रहा हूँ कि अगर मिड कैप 60 या उसके ऊपर जा रहा है, तो ये भी आपका 20, 21, 22 हजार तो जाने के लिए रेडी है। मैंने 18 तक की बात की थी, वहां तक हो गया, लेकिन 20, 21, 22 को भी ओपन रखना पड़ेगा अभी। मुझे डर इस बात का है कि बाजार गजब गर्म है, माहौल गजब गर्म है, और जब मेरे साइकिल टारगेट्स आते हैं तो मुझे बहुत बहुत ही अनकंफर्टेबल, क्या बोले, वो पंचायत में था ना, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे ही अंदर से थोड़ा अजीब सा लगने लगता है साइकिल टारगेट्स में। जी।